नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी आती है। 61 आती है। 61 के बाद हमारा 67 भी अभाज्य होता है। 67 के बाद हमारा 71, 73, ठीक है ना। अभाज्य संख्या जो संख्या खुद से कटती है, ठीक है ना, स्वयं से कटती है, तो वो अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। तो इसको जोड़ लीजिए, बस यही तो पूछा गया है। जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ लीजिए, कितना आएगा। 9 3 12 13 7 20 21 351। इसका आंसर 351 आ जाएगा। बस सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है दोस्तों कर लेंगे ना। इस तरीके से अभाज्य संख्या पूछा गया था। और अगर हम पूछ लें 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो याद रखिएगा 25 होती हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। यहाँ पर पूछा गया यदि a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर 5, तो 3a प्लस 4c अपान 3b प्लस 4d किसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप के सवाल हो ना, तो कैसे आपको लगाना है। देखिए ये a अपान बी सी अपान डी बराबर 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें a और b की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 5 के बराबर है। तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम वैल्यू एज्यूम करेंगे। हमने मान लिया कि a की वैल्यू क्या है, 5 है, और बी की मान लेते हैं 1 है। ए अपान बी को निकालेंगे तो 5 अपान 1 यानी 5 आएगा। देखो सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू 5 आनी चाहिए और इसकी भी वैल्यू 5 आनी चाहिए। अब सी की बताइए क्या माने। सी की तो 5 मान नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हम ए को मान चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, सी को मान लेते हैं 10 और डी को मान लेते हैं 2। 10/2 करेंगे ना तो 5 आपका आ जाएगा, यानी सी अपान डी का रेशियो भी 5 आएगा, ए अपान बी का रेशियो भी 5 आएगा। यही वैल्यू पुटिंग दोस्तों यहाँ पे रख दीजिए, क्वेश्चन पे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। 3a लिखा हुआ है, 3 पचे 15 होगा। 4c लिखा हुआ है, 4 दाव में 40, और यहाँ पर 3b यानी 3 प्लस 4 दूनी 8। इस तरीके से करना था आपको। यह आएगा 55/11। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से लगाए जाते हैं जब भी परीक्षाओं में आते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को 59,535 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, वह संख्या x है। x के अंकों का योग पूछा है। मतलब पहले संख्या बताइए और फिर उसके अंकों का योग बताना है। तो चलिए पूर्ण वर्ग समझते हैं ना, कैसे होता है। देखिए पहले इसके आप एलसीएम निकाल लीजिए। जिस तरीके से आप गुणनखंड ऐसे करते हैं ना, 5 9 5 3 5, ऐसे तो आप करते ही होंगे। इसको काटेंगे पीटेंगे, ठीक है ना। तो इसके आपके गुणनखंड निकाल आएंगे। 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, काट लीजिएगा। वैसे हम आपको बता दे रहे हैं, इसके जो फैक्टर आपके आएंगे, गुणनखंड निकाल लीजिएगा, तो आपके आएंगे 3 गुणे 3, ठीक है। और आपका आएगा 3 गुणे 3, इस तरीके से आएगा। हम लिख दे रहे हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणे 3 गुणे 3, और इसके बाद आएगा आपका 5 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है ना। आप निकाल लीजिएगा, साल में कर लीजिएगा, आपके यही आएगा। पहले 3 से कटेगा, फिर 3 से इस तरीके से काट लीजिएगा। तो दोस्तों एक पेयर तो आपका ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए कम से कम दोनों नंबर का सेम एक जोड़ा होना चाहिए। इसका एक जोड़ीदार 5 कम है और इसका एक जोड़ीदार 3 कम है। जब तक 5 3 का मिलन नहीं होगा, यानी 5 गुणे 3 15 नहीं आएगा, तब तक आपकी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगी, है ना। तो ये पूछा गया था, इसमें 5 शामिल करना पड़ेगा और इसमें 3। तो 5 त्रिका 15, तो वो संख्या जो x हमारा पूछ रहा था वो 15 होगी। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है इसके अंकों का योग कितना होगा। एक 5 जोड़ देंगे यानी 6, इसका राइट आंसर 6 आएगा। इसे गुणनखंड निकाल लीजिएगा, यही आपके आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हुई, संख्या में कितने प्रतिशत शुद्ध वृद्धि हुई है। अब देखिए कैसे लगाएंगे। हमने मान लिया कि संख्या पहले 100 है, 100 अपने आप में पूरी कंप्लीट है, 100% है मान लो। अब यहाँ पर 30% की वृद्धि हो गई, 100 में से 30% की वृद्धि कर दोगे तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। अब इसके बाद लिखा हुआ है 30% वृद्धि के बाद 30% कमी कर दी गई। अब यानी 30% की जब भी कमी कहेगा 100 में उसको माइनस कर देते हैं, हमने कई बार बताया है। 100 में 30 माइनस करेंगे आपका 70/100 आ जाएगा। इसको निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे तो 91 आ गया। लेकिन अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ, फिर बोला है दोबारा 30% कमी की गई है, तो 100 में 30 कम करेंगे यानी 70/100 आएगा। एक जीरो जीरो काट ही सकते हैं, 7 एक कम 7, 7 नहीं है 63।
एक दशमलव लग जाएगा, 10 है ना बटे में 63.7%। अब दोस्तों आप ये बताइए, पहले हमारे पास संख्या कितनी थी, एज्यूम किए थे 100%। अब रिजल्ट देख रहे हैं 63.7% हमारा बचा हुआ है। कितना कितना कम हुआ है, तो आप कहेंगे 36.3% कम हुआ है, यही तो कम हुआ है। तो बोला गया कमी, तो लगभग पूछा गया है, तो 0.3 को हटा दीजिए। इसका राइट आंसर आपका 36% की कमी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निकटतम पूर्णांक में हमें बताना था। अगला सवाल देखिए, एवरेज का सवाल आ गया है। लिखा हुआ है 35 संख्याओं का औसत 22 है, 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है। दोस्तों यहाँ पहले 35 था, अब ये 17 यानी आप देख रहे हैं 34। दोस्तों जब भी इससे एक अधिक आए तो जो यहाँ पे रिजल्ट हमारा अगर माइनस में आता है तो इसमें प्लस कर दीजिएगा, अगर माइनस में आता है तब, अगर प्लस में आता है तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा। उल्टा होता है जब इनसे एक संख्या हमारी ज्यादा आ जाए। 17 17 34 होता है ना। यहीं पे अगर कह देता क्वेश्चन पे, यहाँ पे मान लीजिए 17 कह देता, यहाँ पे 16 कह देता, तो आपका कितना होता है यहाँ पे, मान लीजिए 17 17 34, 34 कम आ रहा है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे 17 कर दिया होता है, यहाँ पे 18, तो 17 और 18 17, इसको ऐसे करो, यहाँ पे अगर मान लो 18 कह दिया होता, यहाँ पे 18 18 18 36 हो जाता, ठीक है ना। समझ लीजिए पहले चीज को। अगर 35 यहाँ पे दिया था, फिर इसको दो टुकड़ों में अलग अलग दे रहा था, अगर इसका इससे नंबर अगर एक संख्या ज्यादा अगर आ जाती है ना, तो फिर चेंज नहीं करना पड़ता। अगर प्लस में आता है रिजल्ट जो भी होता है वो इसी में जोड़ देते हैं, माइनस में आता है तो माइनस। लेकिन यहाँ पर जब भी इससे एक कम हो, याद रखिएगा यहाँ पर एक कम है ना, 17 दूनी 34 होता है, ये 35 है। जब एक कम हो तो हमेशा याद रखिएगा उल्टा करते हैं। तो पहले आप कंपेयर कर लेते हैं, इसको हमने फिक्स कर दिया। अब यहाँ से कंपेयर करिए, 17, यहाँ पर 17 संख्या है, इसका औसत 19 है, कितना कम है। आप कहेंगे 22 में से 19 यानी 3 कम है। कितने लोग हैं, कितनी संख्या है, 17, यानी 17 त्रिका 51, माइनस का 51, टोटल कमी कितनी होगी, -51। यहाँ पर देखिए 22 से 20 हो रहा है, 2 की कमी हो रही है ना, 17 दूनी 34। ओवरऑल देखा जाए 4 1 5 यानी 85। 85 के दोस्तों कमी आई है ना। अभी हमने बताया ना कि ये 35 था, अंतर हमेशा एक का होना चाहिए, लेकिन 35 से अगर कम है तो उल्टा करते हैं, माइनस आएगा तो प्लस कर देंगे। अगर 35 से संख्या का मान लो 36 बन जाती, 18 18 दिया होता, तो फिर जैसा प्लस में रिजल्ट आता है प्लस किया जाता है, माइनस आता है तो माइनस। इस चीज को आप समझ लीजिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है दोनों चीजों में, एक में अंतर अधिक होता है, एक में कम होता है। उल्टा कर देंगे, -85 जोड़ दीजिएगा, 5 2 7 8 2 10, 107 इसका आंसर आ जाएगा। ये होती ट्रिक। बाकी बेसिक से लगाना है, 35 गुणे 22 करिए, 11 गुणे 19 करिए, गुणा भाग करते रहिए, माइनस करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना समय किसके पास है ना। 107 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं। रीजनिंग के दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। अब देखिए सार्थक क्रम दर्शाएगा, सिंपल प्रश्न है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा नंबर किसका आएगा, सार्थक लगाना है, पत्र आएगा। पत्र के बाद आपका टेलीफोन, टेलीफोन के बाद स्मार्टफोन और फिर सैटेलाइट। ये क्या छोटा है, फिर इससे बड़ा, सबसे बड़ा सैटेलाइट है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस ये आप कह सकते हैं गति के आधार पे, कह सकते हैं स्पीड के आधार पे हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना, स्पीड के आधार पर। पत्र होगा बहुत धीमे, है ना। उसके बाद टेलीफोन आएगा, थोड़ा सा हल्का फास्ट होता है, लेकिन स्मार्टफोन तो बहुत है फास्ट है। सैटेलाइट सबसे, तो स्पीड के मामले में भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 1342। इस तरीके से आपको लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया। कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे ही दौड़ पूरी की, फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी की, अनिल ने फराज के एकदम पहले दौड़ पूरी की, अनिल तीसरे स्थान पर आया। तो इनमें से दौड़ में दूसरे स्थान पर कौन आया, ये पूछा गया है। चलिए जैसे प्रश्न बोले ना वैसे करिए पहले आप। यहाँ पर बोला है ना कार्तिक जो है प्रभजोत के पीछे, इसका मतलब है प्रभजोत आगे रहा होगा, सीधी सी बात है। यानी जो प्रभजोत है वो कार्तिक से क्या है, आगे रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी की, ठीक है। और लिखा हुआ है अनिल ने फराज से एकदम पहले, अच्छा अनिल ने किया, तो इसका मतलब है फराज ने लक्ष्य से पहले किया। तो पहले देखो फराज ने लक्ष्य से किया है तो फराज यहाँ लिख लेते हैं, और ये लक्ष्य से पहले किया है मतलब लक्ष्य से क्या होगा, पीछे रहा होगा।
चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अनिल ने फराज से किया है, इसका मतलब अनिल जो है फराज से क्या है, तेज दौड़ रहा है, मतलब इसकी दौड़ पहले होगी अनिल की। यहाँ तक आप कर लेंगे अनिल फराज। अब इन्हीं को एक क्रम में लगा दीजिए, प्रभजोत कार्तिक फराज, इस तरीके से आपका आ जाएगा ये, फिर इसके बाद ये, फिर ये। प्रश्न में पूछा क्या गया था, दूसरे स्थान पर पूछा गया है, तो दूसरे स्थान पे आपको नहीं दिख रहा है, दूसरे स्थान पर आपका कार्तिक ही तो आएगा। इनको आप सजा लीजिएगा, प्रभजोत कार्तिक, फिर फराज, लक्ष्य, अनिल, और यहाँ पर लास्ट में आपका कौन सा था, फराज, ठीक है ना। तो इसमें आपका आ जाएगा कार्तिक वाला, यानी दूसरे नंबर पे यही आएगा। इस तरीके से कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कार्तिक वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम बताइए। अब देखिए महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, सिंपल है। अगर ज्योग्राफी अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आंसर बता देंगे इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर महानदी की बात करते हैं, कृष्णा की बात करते हैं और गोदावरी, ठीक है ना, ये सब तीनों की तीनों दोस्तों नदियां कैसी होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सभी को पता है। जो ताप्ती नदी हमारी होती है वो अरब सागर में गिरती है। ये कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तीनों, ये अरब सागर में। तो विषम यही वाला हो गया, ऑप्शन नंबर सी। दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं, सीधी मतलब समझते हैं ना, ये मान लो घंटे वाली, ये मिनट वाली, ऐसे। तो ये 12 घंटे में कितनी बार बनती हैं, 11 बार, ठीक है ना। सीधी होती है ना, तो सीधी का मतलब है एक ही बार होगा, हाँ ठीक तो है। तो 24 घंटे में 22 बार हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 12 घंटे में 11 बार होती हैं, और यहाँ पर एक दिन पूछा, यानी 24 घंटे में 22 बार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। अगर यहीं पे पूछ लिया होता विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा समझते हैं ना, ये मान लो घंटे वाली है, ऐसे सुई है ये, तो ये फिर आपका 44 बार होता है, ठीक है ना। अगर दिन में कितनी बार घड़ियां विपरीत दिशा में बनती है ना, तब उसका आपका आंसर कितना हो जाता है, 44 बार, नहीं नहीं, ये इसका भी 22 ही बार होगा। जब विपरीत दिशा होगी ना, ये भी 24, मतलब एक घंटे में हमारा एक ही बार बनेगा, है ना। ये भी एक बार बनता है, ये भी एक बार। समकोण की बात करते हैं, समकोण 2 बार बनता है ना, ऐसे इस तरीके से मान लो, ऐसे भी बनेगा ऐसे, तो ये आपका 44 बार होता है। जब समकोण कहेगा ना तब 44 बार, विपरीत दिशा कहेगा तो भी 22 बार बनेगा, है ना। और यहाँ पर बोला है कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं, तो कितनी बार सीधी होती हैं। तो दोस्तों अगर सीधी की अगर बात करेंगे ना, तो इसमें सीधी कितनी बार होती है, सीधी देखो एक बार, तो यहाँ पर भी सीधी, अच्छा सीधी का मतलब एक बार यहाँ पर भी सीधी होती है ना। तो सीधी वाला ये वाला मतलब पूछ रहा होगा, ये विपरीत वाला ही पूछ रहा होगा, है ना, विपरीत वाला पूछ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 22 बार। विपरीत से लिखना चाहिए, कई बार क्वेश्चन दे देता है ना कि ओवरलैप होती है, तो ओवरलैप ये वाला होता है, विपरीत दिशा यानी सीधी, सीधी वाला यही इसी कह सकते हैं, तो 22 होगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न आ गया है हमारा, कथन निष्कर्ष का है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन को ऑप्शन दिखा देते हैं। चलो अब दिख रहा होगा। चलो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सभी बर्तन क्या चम्मच हैं, और सभी कटोरे क्या चम्मच हैं, ठीक है ना। तो देखिए सभी बर्तन चम्मच हैं, इसका मतलब सभी, ये सभी बर्तन मान लेते हैं, ये सभी बर्तन हैं। सभी बर्तन क्या चम्मच हैं, सभी बर्तन क्या चम्मच हैं, और सभी कटोरे चम्मच हैं, यानी सभी कटोरे, कटोरे हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सभी कटोरे क्या चम्मच हैं। चलो ठीक, कटोरे लिखा हुआ है, समझ लीजिए। अब यहाँ पर बोला गया कोई बर्तन कटोरा नहीं है, कोई बर्तन, पहली बात तो नेगेटिव वाला है, गलत है, हो जाएगा। कुछ बर्तन कटोरे, इसमें कुछ का कोई रिलेशन नहीं है, आपको दिख ही रहा है, ये भी गलत है। तो दोस्तों हमने कई बार बताया है, जब आपके आइदर आर का केस बनाता है, आपने पढ़ा भी होगा, तो आइदर आर के केस में क्या होता है कि जो बात यहाँ पे बोली गई है, देखो कोई बर्तन कटोरा की बात हो रही है, यहाँ भी बर्तन कटोरा की बात आ रही है। एक कथन हमारा निगेटिव होना चाहिए, एक हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। यही हमेशा याद रखिएगा, कंडीशन होती है आइदर आर की। हमने सोलॉक्स का चैप्टर पढ़ाया हुआ है, कथन निष्कर्ष का, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें चीज़ हमने बताई है स्पेशली। आइदर आर तभी बनाएगा, 3 चीज़ें कंडीशन फिल होनी चाहिए। जो बात यहाँ पे कही गई है कटोरा बर्तन की, तो कटोरा बर्तन यहाँ भी होना चाहिए, बर्तन कटोरा बर्तन कटोरा, ये वर्ड सेम आने चाहिए। और दोनों के दोनों कथन हमारे गलत होने चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव, तभी हमारा आइदर आर का केस बनाता है। आइदर आर केस कहाँ पे लिखा है, आइदर आर का केस लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर बी में। या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा, या तो सेकंड सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ से हमारे लाइन ग्राफ शुरू हो जाता है।
एक लाइन ग्राफ का आज प्रश्न लिए हैं और देखते हैं कैसे इसको लगाते हैं। पढ़ लीजिए, 2011 से 16 तक एक कोचिंग सेंटर में दाखिलों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। इस आरेख का अध्ययन करते हुए निम्न प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं अच्छे से, फिर इसको लगाते हैं। चलिए अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पूछा गया है कितने वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक थी। दाखिलों की संख्या अधिक थी, है ना। चलिए निकाल लेते हैं कहाँ पे अधिक है। देखो, एक तो हमारा ईयर ये दिख रहा है अधिक है, इसमें तो सेम है, ये तो है नहीं अधिक। दूसरा एक ये अधिक हो रहा है, एक ये हो गया, एक ये अधिक हो गया, एक ये भी तो हो रहा है अधिक, लेकिन ये कम हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो 3 बार होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था कि दाखिलों की संख्या कितनी अधिक है। 3 ऐसे दाखिले हैं 2011-12 के बीच में, और आपके 13-14 और 14-15 के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है। ग्राफ को अच्छे से देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वर्ष 2016 को छोड़कर वर्ष 2011 के आरंभ के बाद से कितने छात्रों ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। तो 2016 को छोड़कर, इसको मतलब हमें काउंट नहीं करना है। ठीक है ना, पहले ही बोल दिया है। 2011 से स्टार्ट करिए और कहाँ तक चलना है, 2011 के आरंभ के बाद से कितने छात्रों ने कोचिंग में दाखिला लिया है। तो आप कहेंगे 2011 के बाद से। ठीक है ना, तो चलो जोड़ लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो आपका 100 है, फिर 100, 150, 150, 250 और 300, इन सबको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ लेते हैं, 150, 300 इधर हो गया, 400 और 4 3 400, 900, 1000, 1000 आएगा। जोड़ लीजिएगा, 1000 आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1000 लिखा हुआ है ना, यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। और लिखा हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में दाखिलों की प्रतिशत में वृद्धि पूछ लिया है। अब देखो, 2014 से पिछला वर्ष यानी 2013 पहुंचेंगे। आप 14 तो बोलेंगे, आपका ये वाला है, 2013 आपका ये। अब आप बताइए 150 से 250 हो गया, कितना बढ़ा। तो आप कहेंगे 100 की वृद्धि हुई। कहाँ से बढ़ा, 150 से बढ़ा। परसेंटेज पूछा गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना सिंपल सवाल कुछ हो सकता है, आप ही बताइए। 5 त्रिका 15, 5 दूनी 10, यानी 200/3 आएगा। 200/3 सभी को पता है, 66.67% इसका आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, लाइन के जो सवाल होते हैं ग्राफ वाले बहुत आसान होते हैं, बट आप पहले सवाल को समझ लेंगे तब आपके लिए आसान लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि कोचिंग सेंटर का शुल्क प्रथम 3 वर्षों के लिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलो क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से और दिख जाए। चलो अब दिख रहा होगा, यदि कोचिंग सेंटर का शुल्क प्रथम 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये और आगे के 3 वर्षों के लिए 12,000 रुपया है, तो पिछले 6 वर्षों में कोचिंग सेंटर द्वारा एकत्र की गई कुल शुल्क पूछ लिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुल शुल्क पूछ लिया है, निकाल लेते हैं। सवाल आपने समझ लिया होगा अच्छे से। चलो निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले 3 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो पहले आपके ये वाले हैं 1 2 3, है ना, यही वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते, इन तीनों को पहले जोड़ लीजिए, 100, 150 और 150 यानी 400 आएगा। यानी दोस्तों ये 400 आएगा। ठीक है ना, कितना आया, 400 आया। और हमें बताया गया है 400 हमारे छात्रों की संख्या है। एक छात्र का शुल्क अगर 10,000 है तो 400 छात्रों कितना होगा, तो 400 गुणे 10,000 कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये कितना, 40 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 लाख। पूरा कर लीजिएगा, इसी में 1,000 का, तो ये आपका आ जाएगा 40 लाख। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगले लिखा हुआ है, और आगे के 3 वर्ष हैं। आप समझिएगा, 11 12 13 तो हमने ले लिया ना, अब आगे के 3 वर्ष लेंगे तो आप कहेंगे आगे के 3 वर्ष तो 250 और ये 350, 300 है, इनको जोड़िए। तो आप जोड़ेंगे तो कहेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 900 आएगा। 900 आएगा। और आगे यहाँ पर बोला है ना, एक छात्र का 12,000 रुपये है, तो गुणा कर लेंगे, 12,000 का सीधे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 नहीं है, 108, यानी ये 108 लाख आ गया। टोटल दोस्तों जोड़ लीजिएगा, 100 कितना आ जाएगा, 48 लाख। 148 लाख को हम क्या लिख सकते हैं, 1.48 करोड़ लिख सकते हैं ना। पॉइंट में लिखेंगे तो करोड़ में लिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल था। हमने बोला ना आपको ग्राफ दे, घबराना नहीं है, घबराएंगे तो फिर नहीं लगा पाएंगे। आराम समझिए, सवाल आपका कहीं नहीं जाने वाला। चलो इसको देख लेते हैं। 2011 से 2015 तक कोचिंग सेंटर में दाखिलों की औसत पूछ लिया गया है, एवरेज पूछ लिया गया है। इससे सिंपल बताओ क्या हो सकता है। 2011 से लेकर 15 तक ही पूछा है ना, तो 15 तो हमें लग रहा है ये वाला है।
इन्हीं का औसत पूछा है, सबको जोड़ लीजिए। 100, 150, 150 और 250, 350 जोड़ लीजिए, आपका एवरेज निकल आएगा। तो जोड़े तो अभी जोड़े थे, कितना आया था? 1000 आया था। और 5 से भाग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 है ना, 5 से भाग कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आएगा 200। तो बोला गया था कोचिंग सेंटर में दाखिलों की औसत संख्या बताइए, 200 होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके दोस्तों आज हमने आपको एक लाइन ग्राफ का भी क्वेश्चन कराया है, मैथ के भी कराए, रीजनिंग के। जैसे भी लगा हो दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।